नमस्कार। स्नातक तृतीय वर्ष के अर्थशास्त्र विषय के दूसरे प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की तीसरी इकाई के 7वें पाठ में आज हम आयात कोटा के प्रकार के बारे में बात करेंगे। कल के पाठ में हमने आयात कोटा क्या होता है तथा आयात कोटा लगाने के उद्देश्य की बात करी थी। आयात कोटा के प्रकार 5 प्रकार बताए गए हैं। टाइप्स ऑफ इंपोर्ट कोटा। पहला है प्रशुल्क अथवा सीमा कोटा, टैरिफ और कस्टम कोटा। दूसरा है एक पक्षीय कोटा या यूनिलेटरल कोटा। तीसरा द्विपक्षीय कोटा या बाइलेटरल कोटा। चौथा मिश्रण कोटा या मिक्सिंग कोटा। और पांचवा है आयात लाइसेंसिंग या इंपोर्ट लाइसेंसिंग। बारी बारी से एक एक की बात करेंगे। पहला प्रशुल्क अथवा सीमा कोटा। प्रशुल्क अथवा सीमा कोटा की अवस्था में आयात करने वाले देश की सरकार वस्तु की कुछ निर्धारित मात्रा को देश के भीतर या तो प्रशुल्क मुक्त करती है या फिर आयात शुल्क की कम दर पर आयात करने की आज्ञा देती है। उस निर्धारित मात्रा से अधिक आयात की गई मात्रा पर अपेक्षाकृत ऊंची प्रशुल्क की दर लागू की जाती है। प्रशुल्क कोटा या तो स्वतंत्र ऑटोनोमस या फिर स्वीकृत या एग्रीड होता है। स्वतंत्र प्रशुल्क कोटा कानून के द्वारा निर्धारित होता है। इसके विपरीत स्वीकृत कोटा वह है जो कोटा लागू करने वाले देश को और एक या एक से अधिक अन्य देशों के साथ समझौते का परिणाम है। आयात कोटा में इस प्रकार की प्रणाली में लोचशीलता या फ्लेक्सिबिलिटी का लाभ है और यह प्रशुल्क और आयात कोटा में मेल कराता है। इसी प्रकार इसका एक लाभ यह है कि एक निर्धारित सीमा से अधिक आयातों पर क्योंकि प्रशुल्क की ऊंची दर लागू की जाती है, इसलिए यह प्रणाली एक और आयात को नियंत्रित करती है और दुर्लभ विदेशी विनिमय साधनों की बचत भी करती है। दूसरी ओर सरकार को राजस्व भी उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार यह आयात को पूरी तरह रोकती नहीं बल्कि उसकी कुछ मात्रा को प्रतिबंधित करती है। इस प्रणाली के अंतर्गत घरेलू उत्पादनों की कीमतें विदेशी उत्पादों की कीमतों से संबंधित रहती या कनेक्टेड रहती है। इस प्रणाली की जो कमियां बताई जाती है वो यह है कि यह निर्धारित सीमा तक आयातों को क्योंकि प्रशुल्क मुक्त अथवा प्रशुल्क की कम दर पर आयात किया जाता है, इसलिए कम दरों का सारा लाभ निर्यात करने वाले देश को प्राप्त होता है। दूसरा, प्रशुल्क की कम दरों पर काफ़ी अधिक आयात का घरेलू कीमत ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। इसी प्रकार इसका एक दोष यह है कि यह प्रणाली अपेक्षाकृत निर्धन उपभोग वर्ग के विरुद्ध भेदभाव करती है क्योंकि वे ऊंची प्रशुल्क दरों पर वस्तुओं का आयात नहीं कर सकते। दूसरा प्रकार है एक पक्षीय कोटा या यूनिलेटरल कोटा। एक पक्षीय कोटा प्रणाली के अंतर्गत एक देश निर्धारित समय में आयात की जाने वाली वस्तु की मात्रा पर निरपेक्ष या एब्सोल्यूट सीमा निश्चित कर देता है। यह सीमा विदेशों के साथ बिना किसी पूर्व बातचीत अथवा समझौते के निश्चित कर दी जाती है। एक पक्षीय कोटा विस्तृत रूप से 2 प्रकार का हो सकता है। पहला है विश्व कोटा या ग्लोबल कोटा और दूसरा है वितरित कोटा या अलॉटेड कोटा। विश्व कोटा की हालत में आयात होने वाली सारी मात्रा निर्धारित समय में किसी एक देश अथवा बहुत से देशों से प्राप्त की जाती है। वितरित कोटा प्रणाली के अंतर्गत आयात किए गए कोटा की सारी मात्रा कुछ मापदंडों के आधार पर विभिन्न निर्यातक देशों में बांट दी जाती है। तीसरा जो है वह है द्विपक्षीय कोटा या बाइलेटरल कोटा। द्विपक्षीय कोटा प्रणाली की हालत में आयात करने वाले और निर्यात करने वाले देशों में बातचीत के पश्चात आयात कोटा निर्धारित किया जाता है। हेबरलर ने द्विपक्षीय कोटा को स्वीकृत या एग्रीड कोटा कहा है। इस प्रणाली में कुछ फ़ायदे हैं, वो इस प्रकार हैं कि क्योंकि ये दोनों देशों में परस्पर बातचीत के बाद निर्धारित किए जाते हैं, अतः इसके एक देश का दूसरे देश के विरुद्ध भेदभाव नहीं पाया जाता। इसी प्रकार आयात और कीमतों में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होने की संभावना नहीं रहती है। चौथा है मिश्रण कोटा या मिक्सिंग कोटा। इस प्रणाली के अंतर्गत जिसे परोक्ष कोटा या इनडायरेक्ट कोटा भी कहते हैं,
कोटा निर्धारित करने वाले देश के घरेलू उत्पादकों को एक निर्धारित अनुपात में आयात किए गए कच्चे माल के साथ घरेलू कच्चे माल का भी प्रयोग करना पड़ता है। इस प्रणाली के भी कुछ फायदे हैं। यह कच्चे माल के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करती है। यह देश के मूल्यवान और दुर्लभ विदेशी विनिमय संसाधनों की बचत करती है। यह देश के अंदर तैयार वस्तु के विनिर्माण और अर्ध तैयार वस्तु की परिष्करण को प्रोसेसिंग को प्रेरणा देती है। कुछ इसकी कमियां हैं। यह घरेलू कच्चे माल जिसे आयातित पदार्थों के साथ एक निश्चित अनुपात में मिलाना आवश्यक है, घटिया क्वालिटी के हैं तो कोटा निर्धारण में देश के उत्पादन की क्वालिटी में ह्रास हो जाने का डर रहता है। इसी प्रकार यह प्रणाली तुलनात्मक लागत लाभ नियम के से प्रस्थान करती है और इस कारण अकुशलता और ऊंचे लागत ढांचे को जन्म देती है। पांचवी और अंतिम प्रकार है आयात लाइसेंसिंग या इंपोर्ट लाइसेंसिंग। जो ऊपर 4 बताई गई है वो आयात कोटे की प्रणालियों में किसी भी प्रणाली को अपना सकती है। प्रत्येक प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका प्रशमन या एडमिनिस्ट्रेशन है। इस उद्देश्य के लिए सरकार आयातकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निश्चित शर्तों और मूल्यों के आधार पर लाइसेंस जारी करने की विधि को अपनाती है। निर्यातकों के लिए विनिमय के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रणाली इसके अंतर्गत आती है। तो यह आयात लाइसेंसिंग रीति है। आयात कोटा के प्रभाव। आयात कोटा के कई प्रभाव हैं, जैसे कीमत प्रभाव, संरक्षणात्मक अथवा उत्पादन प्रभाव, उपभोग प्रभाव, राजस्व प्रभाव, पुनर्वितरण प्रभाव, व्यापार की शर्त प्रभाव और भुगतान शेष प्रभाव। उनमें से कुछ का अध्ययन आंशिक संतुलन विश्लेषण के अंतर्गत, जबकि कुछ अन्य का अध्ययन सामान्य संतुलन विश्लेषण के अंतर्गत किया जा सकता है। परंतु इन प्रभावों का विश्लेषण लगभग पूरी तरह आंशिक संतुलन विश्लेषण के अंतर्गत किया गया है। सबसे पहले ये 7 प्रभाव हम देखेंगे। कीमत प्रभाव, संरक्षणात्मक या उत्पादन प्रभाव, तीसरा उपभोग प्रभाव, चौथा राजस्व प्रभाव, पांचवा पुनः वितरण प्रभाव, छठा भुगतान शेष प्रभाव और सातवां व्यापार शर्त प्रभाव। तो आयात कोटा के प्रभावों को इस रेखा चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। इस रेखा चित्र में x अक्ष पर वस्तु की मात्रा तथा y अक्ष पर कीमत दी गई है। AD जो है वो मांग वक्र है, BS1 जो है वो पूर्ति वक्र है। इस चित्र में S0 मुक्त व्यापार के अंतर्गत विदेशी पूर्ति वक्र है, यानी कि P0 S0 जो है वो मुक्त व्यापार, जब कोई प्रशुल्क या कोई बाधा या कोई कोटा निर्धारित नहीं होता है तो उसके अंतर्गत विदेशों से क्या पूर्ति हो सकती है उसको बताता है। और यह पूर्णतः लोचशील है, अर्थात कितनी भी मात्रा इस कीमत पर मंगाई जा सकती है। चित्र में S1 घरेलू पूर्ति वक्र है जिसकी ढाल धनात्मक है। D दी गई वस्तु का मांग वक्र है और इसका ढाल ऋणात्मक है। दी गई वस्तु की मांग और पूर्ति की मात्रा को समांतर अक्ष पर और कीमत को उदर अक्ष पर दर्शाया गया है। मुक्त व्यापार के हालतों में जब कोई प्रशुल्क नहीं लगता है और कोई कोटा तय नहीं होता है, पूर्ति जो है वो OQ के बराबर है और मांग OQ1 के बराबर है। मांग और पूर्ति का ये जो अंतर है, पूर्ति पर मांग की जो अधिकता है को विदेशों से आयात के द्वारा पूरा किया जाता है। अब इसमें कीमत प्रभाव क्या पड़ता है यदि कोटा तय करते हैं वो हम देखेंगे। आयात कोटा जब विदेश से आयात की गई वस्तु की मात्रा पर प्रत्यक्ष भौतिक सीमा है। यदि आयात कोटा लागू करने से घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धि पर नियंत्रण लग जाता है तो इससे वस्तु की कमी होगी और इससे कीमत में वृद्धि हो जाती है। आरंभ में वस्तु की कीमत जो P0 थी, आयात की मात्रा यदि हम कोटा तय कर दें या आयात की मात्रा पहले P0 कीमत पर QQ1 थी, घरेलू देश की सरकार Q2 Q3 आयात कोटा निश्चित कर देती है। देखिए Q2 Q3 जो दर्शाया है वो आयात कोटा निश्चित कर दिया। अब जब ये आयात कोटा निश्चित कर दिया तो घरेलू बाजार में जो प्रारंभिक कुल पूर्ति OQ और घरेलू उत्पादन
और ओ क्यू वन आयात शामिल था और यह ओ क्यू प्लस ओ क्यू वन बराबर ओ क्यू वन थी। आयात कोटा लागू किए जाने के बाद कुल पूर्ति ओ क्यू थ्री है, जिसमें से घरेलू उत्पादन ओ क्यू टू के बराबर और आयात कोटा क्यू टू क्यू थ्री के बराबर। यह प्रकट करता है कि प्रारंभिक स्थिति की तुलना में वस्तु की कमी है। परिणाम स्वरूप यदि पूर्ति ओ क्यू थ्री और मांग वक्र डी दिए गए हैं तो कीमत P0 से P1 तक बढ़ जाती है। जो लाल निशान करके दिखाया गया है, P0 से P1 तक कीमत बढ़ जाती है। यही आयात कोटा का कीमत प्रभाव है। दूसरा है संरचनात्मक अथवा उत्पादन प्रभाव। आयात कोटा का संरचनात्मक प्रभाव होता है जब इससे आयातों में कमी होती है। जब हमने कोटा तय कर दिया उससे ज़्यादा नहीं आयात होगा तो आयात में कमी हुई, तो घरेलू उत्पादकों को आयात प्रतिस्थापकों के उत्पादन को बढ़ाने की प्रेरणा मिलती। ऐसी वस्तुएं जो आयात की प्रतिस्थापक वस्तुएं हैं उनको बढ़ाने की घरेलू बाजार में प्रेरणा मिलती है। आयात कोटा के कारण घरेलू उत्पादन की वृद्धि को संरक्षण अथवा उत्पादन प्रभाव कहते हैं। चित्र के अनुसार आरंभ में घरेलू उत्पादन ओ क्यू था, जो Q2 Q3 कोटा निर्धारित होने के बाद घरेलू उत्पादन OQ से OQ2 हो जाता है। इस प्रकार घरेलू उत्पादन में जो वृद्धि हुई है QQ2 की, जिनको लाल बिंदुओं से दर्शाया गया है, वह संरचनात्मक अथवा उत्पादन प्रभाव है। तीसरा है उपभोग प्रभाव। आयात कोटा निर्धारित किए जाने के बाद दी गई वस्तु की घरेलू कीमत में वृद्धि होती है। जैसा हमने कीमत प्रभाव में देखा था, तो कीमत P0 से P1 हो गई। इसके परिणाम स्वरूप वस्तु के उपभोग में कमी हो जाती है। इससे उपभोग प्रभाव कहा जाता है। चित्र में मुक्त व्यापार की स्थिति में उपभोग OQ1 है। जब आयात कोटा Q2 Q3 निश्चित किया जाता है तो ऊंची कीमत P1 पर कुल उपभोग घटकर OQ3 हो जाता है। तो उपभोग में जो कमी हुई है OQ1 माइनस OQ3 बराबर Q1 Q3, जिनको दो लाल बिंदुओं से दर्शाया गया है। यह आयात कोटा निर्धारित करने के बाद में उपभोग प्रभाव को प्रदर्शित करती है। इसकी प्रकार चौथा है राजस्व प्रभाव या रेवेन्यू इफेक्ट। प्रशुल्क की तुलना में आयात कोटा का राजस्व प्रभाव निश्चित करना पेचीदा और कठिन है। यदि सरकार आयात लाइसेंसों की नीलामी की नीति को अपनाती है तो सरकार की राजस्व की प्राप्ति P0 P1 गुणा Q2 Q3 बराबर जो क्षेत्रफल है चतुर्भुज का GHKF के समान होगी। तो इस प्रकार का राजस्व प्रभाव समान प्रशुल्क की स्थिति में होने वाले राजस्व प्रभाव के समान है। परंतु हाल के समय में सरकारें आयात लाइसेंसों की नीलामी नहीं करती। ऐसी स्थिति में राजस्व प्रभाव या तो घरेलू आयातकों या विदेशी निर्यातकों के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है या फिर वह किसी अनुपात में घरेलू आयातकों और विदेशी निर्यातकों में बढ़ जाता है। इस प्रकार यह ठीक माप करना कठिन है। राजस्व प्रभाव क्या होगा और यह किस वर्ग अथवा वर्गों को प्राप्त होगा और किस अनुपात में प्राप्त होगा, इसको ठीक से माप नहीं किया जा सकता। पांचवा है पुनः वितरण प्रभाव या रीडिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट। आयात कोटा को निर्धारित करने से दी गई वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। इससे आयातक देश में उपभोक्ता की बेशी या कंज्यूमर सरप्लस की हानि होती है। दूसरी ओर ऊंची कीमत और उत्पादन में वृद्धि से उत्पादक की बेशी या प्रोड्यूसर सरप्लस में लाभ होता है। इस प्रकार आयात कोटा से कोटा लागू करने वाले देश में पुनः वितरण या रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होता है। चित्र के अनुसार आयात कोटा निर्धारित करने के बाद जब कीमत P0 से P1 तक बढ़ जाती है और उपभोक्ता की बेशी में हानि P0 P1 के बराबर के समान होती है। उत्पादक की बेशी में वृद्धि P0 P1 के समान होती है। यदि आयात संगठित हैं तो उन्हें राजस्व प्रभाव या GHKF के समान राशि में प्राप्त हो सकेगा। परिणाम स्वरूप समुदाय को जो शुद्ध हानि होगी, इस सब का जो मिला जुला प्रभाव है वो होगा वो जो दो त्रिभुज जो बिंदु से पीले बिंदुओं से दर्शाए गए हैं उसके बराबर होगा।
त्रिभुज GCH प्लस त्रिभुज FKE के समान होगा। इसी प्रकार भुगतान शेष प्रभाव। आयात कोटा को निर्धारित करने के उद्देश्य में एक उद्देश्य आयात को घटाकर भुगतान शेष के घाटे में कमी करना है। आयात में कमी के साथ निर्यात के फैलाव से देश की भुगतान शेष की अवस्था में सुधार होने की संभावना रहती। चित्र में मुक्त व्यापार के हालत में P0 कीमत पर QQ1 मात्रा आयात की जाती है और आयात का कुल मूल्य QCEQ1 है। जब सरकार Q2 Q3 आयात कोटा निर्धारित कर देती है तो आयात की भौतिक मात्रा में कमी हो जाती है। आयात की गई वस्तु की कीमत क्योंकि P1 तक बढ़ जाती है, आयात का मूल्य Q2GF Q3 हो जाता है। यदि सरकार आयात लाइसेंसों की नीलामी करती है तो इसकी राजस्व प्राप्ति GFKH होती है। वैकल्पिक रूप में यदि आयातक संगठित है तो ऊंचे कीमत के कारण उन्हें अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सकता है। दोनों में से किसी भी अवस्था में विदेशी मुद्रा की मात्रा GFKH के समान बचत हो सकती है। विदेश को वास्तविक भुगतान Q2H के Q3 होता है, जो कि मुक्त व्यापार के अंतर्गत आयात के लिए भुगतान QCEQ1 से कम है। इस प्रकार आयात कोटा भुगतान शेष के घाटे में कमी लाता है। अंतिम प्रभाव इसका बताया जाता है व्यापार शर्त प्रभाव। आयात कोटा लागू कर देने से देश की व्यापार की शर्तों में अनुकूल अथवा प्रतिकूल दशा में प्रभावित हो सकते हैं। यह प्रस्तुति वक्र या ऑफर कर्व की लचक या लोच और आयात और निर्यात करने वाले देशों की क्रमशः एक क्रयाधिकारी और एकाधिकारी शक्तियों पर निर्भर है। यदि आयात करने वाले देश का प्रस्तुति वक्र लोचशील है और वह एक क्रयाधिकारी शक्ति रखता है तो व्यापार की शर्तें इसके अनुकूल हो जाएंगी। इसके विपरीत यदि निर्यातक देश का प्रस्तुति वक्र लोचशील है और वह दी गई वस्तु में एकाधिकारी शक्ति रखता है तो व्यापार की शर्तों के इसके अनुकूल और आयातक देश के प्रतिकूल हो जाने का झुकाव रहता है। यह संभव है कि आयात कोटे का व्यापार शर्त प्रभाव अनिश्चित, अनसर्टन और अनिर्धारित या इनडिटर्मिनेंट हो। किंडलबर्गर के शब्दों में द्विपक्षीय एकाधिकार की तरह, जिसमें एकाधिकारी खरीदार और एकाधिकार विक्रेता होता है, परिणाम सैद्धांतिक रूप में अनिर्णित रहता है। दिए गए रेखाचित्र में कपड़ा आयात कोटा लागू करने वाले घरेलू देश A को निर्यात योग्य वस्तु और स्टील इसकी आयात योग्य वस्तु है, तो OA देश A का प्रस्तुति वक्र है और OB देश B का प्रस्तुति वक्र है। प्रारंभ में P पर विनिमय होता है और व्यापार की शर्त OP रेखा के ढाल से मापी जाती है। यदि देश A आयात योग्य वस्तु स्टील पर OS आयात कोटा निश्चित कर देता है, देखिए OS मात्रा में आयात कोटा निश्चित कर दिया, तो विनिमय या तो P1 बिंदु पर या फिर P2 बिंदु पर किया जाएगा। यदि विनिमय का बिंदु P1 है तो व्यापार की शर्त की माप OR रेखा की ढाल से मापी जाएगी और OR क्योंकि OP से अधिक तिरछी या स्टीप है, इसलिए व्यापार की शर्तें घरेलू देश A के अनुकूल बन जाती है। इसके विपरीत यदि विनिमय P2 बिंदु पर होता है तो व्यापार की शर्तों को OR1 रेखा की ढाल से मापा गया है, जो OP से कम तिरछी या स्टीप है। इस हालात में व्यापार की शर्त कोटा लागू करने वाले देश के प्रतिकूल हो जाती है। यह प्रकट करता है कि आयात पर एक निर्धारित कोटा लागू करने के बाद व्यापार की शर्तें अनिश्चित अथवा अनिर्धारित हो सकती है। इस प्रकार आज के पाठ में हमने विभिन्न प्रकार के कोटा, आयात कोटा के प्रकार तथा उनके प्रभाव का अध्ययन किया। धन्यवाद।